प्रांजू ये पीछे मंथन आशुतोष चल शिवांश टेस्ट देने को शुरू किए पर और अभी कर शिवांश आदित्य पीछे बढ़ रहा अर्चित क्या हो गया? आदित्य पीछे पकड़ा है चारू। क्या हो गया? देखो इस टेस्ट के ना जो ये अभी आगे जो बैठा बोल रहा है तो रियली इसके चैप्टर तो बाकी उन्होंने किया हुआ है ना ये देखो ये जो था ना अर्चित इस टेस्ट की जो कॉमन गलतियाँ मिली मुझे आप लोगों की कॉमन एक मैंने आपको पहले रिएक्शन दिया था जो मेरे ध्यान में आ रहा है NO2 हेड कर रहा था फ्लोरीन फॉर्मेशन ऑफ NO2F है ना क्या ये रिएक्शन दिया था आप सबको मैंने किसी को 1 डाला किसी को 2 किसी को कुछ दिया तुम लोग क्वेश्चन में कंफ्यूज हो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आपको क्वेश्चन दिया था एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ दीज बेसिकली मैंने आप लोगों से आगे इस क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन ही पूछ रखा था सिर्फ रेट ऑफ एक्शन ही पूछा था तो जब रेट ऑफ एक्शन पूछा था याद है इसके बेस पे क्या आता था हाफ DNO2 बाई dt आगे आता था माइनस BF2 बाई dt आगे आता था हाफ DNO2F बाई dt ये था आपका इसका आंसर मैंने आपको रेट ऑफ एक्शन ही पूछा था तुम लोगों ने क्या किया ये कंसेप्ट लिख दिया ये तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन था ये तो मैंने पूछा ही नहीं था क्लियर एक गलती कॉमन ये मिली सेकेंड किसी के पास है क्वेश्चन पेपर इसका तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको डिफरेंशिएट ये मोस्टली सबने ठीक किया फिफ्थ भी ठीक किया एक नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स ये था फॉर्मूला है ना मैं इधर तुम लोग ध्यान से देखो इनिशियल कंसर्वेशन दिया था 0.6 और आपको मैंने टाइम दिया था इन 5 मिनट्स दिस अमाउंट गेट्स रिड्यूस टू 0.4 ये तो देखो यहाँ पर ऊपर तो पक्का 0.6 आना है तो मैं से 3-4 स्टूडेंटों को ना फॉर्मूले अपने नए निकाल दिए जबकि ये मैंने दिया भी है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जब फर्स्ट ऑर्डर था तो फॉर्मूला ये आ रहा था यूज में तो मैं से कईयों ने पता ये फॉर्मूला लगा दिया k इक्वल टू 1/t a0 माइनस a ये कंसेप्ट तो याद है फॉर जीरो ऑर्डर था ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर का पूछा था तो फॉर्मूला तो आना था ये यूज में अब इसमें ऊपर आ गया 0.6 अब तुम लोग बताओ नीचे 0.6 माइनस 0.4 लिखूँ या सिर्फ 0.4 है ना क्योंकि मैंने दिया एंड दिस अमाउंट बिकम्स जब मैंने दिया दिस अमाउंट बिकम्स मीन्स मैंने आपको ये कहा माइनस करके ही दे रखा ये सेकंड पार्ट में गलती हुई नहीं क्यों क्योंकि उसमें 0.6 और अमाउंट डेट क्या था 0.3 माइनस करो या ना करो आंसर सेम ही आना था यहाँ पे ना तुम लोग जो ध्यान से सोचते हो शायद दूसरे ग्रुप में एक स्टूडेंट है उसने टाइम सेव किया देखो पहली तो ये बड़ी कैलकुलेशन से आ जाएगा के यहाँ से मेरे पास आ जाएगा टाइम दे रखा था के की वैल्यू आ गई अगर के की वैल्यू आ गई तो मोस्टली मैं भी आपके साइड में होता मैं कैसे करता 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स मैंने ये कंसेप्ट दे रखा है 0.6 और ये कंसेप्ट दे रखा है 0.3 पूरी कैलकुलेशन रिपीट करता टी फाइंड करने के लिए जिस स्टूडेंट को लॉजिक क्लियर था 0.6 से क्या जा रहा है 0.3 आधा जा रहा है अगर आधा जा रहा है तो बेसिकली मैंने हाफ लाइफ पीरियड पूछा था अगर हाफ लाइफ पीरियड पूछा है तो डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं था पी ऑफ 0.693 डिवाइडेड बाय के डायरेक्ट फार्मूला पुट करके आंसर नहीं आ रहा था ये उससे थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा ये दूसरे ग्रुप में 2 या 3 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऐसे ही किया
ये हाँ, अगर मेरे जैसा हाल था चाहे सारी वैल्यूज पुट करके कर दो, पर ये ध्यान रखो इस बार मैंने नीचे आपको माइनस करके टर्म सारी दे रखी थी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल मोस्टली सबने ठीक किया, राइट का एक्सप्रेशन ठीक था। एक क्वेश्चन नंबर फंस गया 11th में। 11 मोस्टली सबका ठीक था, 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गलत किया। वो गलत क्या कर दिया इसमें, देखो इतनी बड़ी रिएक्शन आ निकल, यही लिख दूँ आपको, ट्वाइस ए, मुझे क्या दे रहा है ट्वाइस बी प्लस सी। मैंने आपको यहाँ पर टेबल दिया था 0 और 100, एक दे रखा था 0.5, एक दे रखा था मैंने 0.512, ये टेबल दे रखा था टोटल प्रेशर के बेस पे। तो यहाँ पे याद है शुरू से कहता था ऊपर कंसेप्ट लिख लो, इधर इनिशियल प्रेशर P ये लेते थे फर्स्ट स्टेप, क्लियर। अब सेकंड स्टेप आना था प्रेशर एट किस पे आना था 100 सेकेंड्स। अब तुम लोग टेबल पूरा कराओगे नीचे का, हाँ जी कराओगे टेबल कंप्लीट। सिंगल टर्म को पकड़ते थे P, तो ये ट्वाइस P, यहाँ पर क्या आता था P माइनस 2P, क्लियर। तो तुम्हारे ग्रुप में या दूसरे ग्रुप में कईयों ने क्या किया, इसको 2 करके कर दिया। मैं बार बार कहता था ये जो हमारा कंसेप्ट है रेशोज का, दिस कम्स इनटू पिक्चर इन आवर सेकंड लाइन। फर्स्ट कंसेप्ट तो मैंने मेंशन कर रखा है, क्लियर। अब तुम लोग थोड़ा सोचकर आंसर दोगे, ये प्रेशर्स मैंने कौन से दिए थे, 0.5 और 0.512 टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर ये याद है, यहाँ पर एक टेबल बनाते थे टोटल प्रेशर, ये क्या था 0.5, ये क्या था 0.512, इन सबको ऐड अप करो तो क्या आ गया P प्लस P इज इक्वल टू 0.512। तो यहाँ पर स्मॉल p की वैल्यू क्या आ गई 0.512 माइनस 0.5, तो 0.012 आ गया, क्लियर। अब मैंने आपको फाइंड करने के लिए क्या कहा था K 2.303 टाइम कितना था 100 लॉग, क्लियर। ऊपर तो आ गया मेरे पास 0.5, अब नीचे पे आओगे क्या लिखें इस बार नीचे। एक स्टूडेंट कहता है करना सर लिखो 0.012, एक स्टूडेंट मुझे कहता है करना सर लिखो 0.5 माइनस 0.12, या इसको मल्टीप्लाई पर 2 नहीं करना, P और नीचे क्या था P माइनस 2P, तो ये 0.5, ये क्या था माइनस 2 इंटू 0.012 करके मेरा 0.47 के आसपास कुछ आंसर आ जाता है, क्लियर। इसके बेस पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्लियर, जो कॉमन गलतियाँ मेरी। और ये न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले आते थे कुछ साल पहले सिर्फ कॉम्पिटिशन में, अब ये प्रेशर न्यूमेरिकल CBSE के पेपर में भी आ रहा है, क्लियर। वो क्लियर गलतियाँ सबको क्लियर। अगर ये क्लियर है, इसको 12 और 13 को जो मोस्टली सबने ठीक किए, 14 में जो मैं बार बार कहता था ना, तुम लोग अपने नए नए फार्मूले निकाल दोगे, देखना उसका जो बेसिक फार्मूला था हमारे पास 14 क्वेश्चन का, वो फार्मूला क्या था, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R, यहाँ पर बन जाता था T2 माइनस T1 बाई T1 D2, ये फॉर्मूला था। ऐसे ही याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स इक्वेशन की थी, है ना। नर्स इक्वेशन अगर किसी को ध्यान दो, यहाँ पे आता था E सेल, यहाँ पे आता था E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई N, यहाँ पर लॉग, यहाँ पे जनरल सा कंसेप्ट का छोड़ दूँ KC, है ना। तब याद है आपको कहता था कि तुम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करोगे 0.0591 का बड़ा बुरा हाल कर देते हो, कोई 0.591 कर देता है, कोई क्या करता था N लेते ही नहीं है पिक्चर में, कोई यहाँ पे ई सेल ई नॉट था वो ई नॉट इधर कर देता है, ई सेल इधर कर देता है। ऐसे ही पढ़ाते हुए मैंने आपको इसका भी कहा था, तुम लोग नए नए फॉर्मूले निकाल देते हो। कुछ स्टूडेंट ने देखो अपनी कॉपी में K2 का K1 लेकर सॉल्व कर दिया, लॉग को ही उड़ा दिया। किसी ने क्या किया, यहाँ पे 2.303 ऊपर EA नीचे का रखा है, देखो 2-3 स्टूडेंट ने। एक दो स्टूडेंट ने क्या किया, इतनी बड़ी कैलकुलेशन की, R की वैल्यू नहीं कंसिडर की। एक आध स्टूडेंट ने अगर R की वैल्यू ली है तो उसको वैल्यू को क्या ले लिया 0.0821, ये यहाँ पे बताओगे R की वैल्यू आनी किस बेस पे थी 8.314, क्योंकि जूल्स के बेस पे था। एक और भी स्टूडेंट है, तो मैं उसका देखूँ सारा कैलकुलेशन कर रखा है, आंसर मैच नहीं कर रहा। जब R की वैल्यू देखी तुम्हारे ग्रुप में ही है वो 8.14, आप तो नहीं पता नहीं कोई है स्टूडेंट 8.31 में मैंने सारी कैलकुलेशन चेक की, मैं कहा सारा तो ठीक कर रहा है, ये गलत कहाँ पे पता नहीं। तो उसने 8.3 जल्दी जल्दी में भूल गए 8.14 लेकर सॉल्व कर दिया। तो बार बार कहता हूँ पता क्या, हमारे पास मैंने ही चेक कर लिया है,
है ना। तो मुझे हर साल पता नहीं क्या इन फॉर्मूले में डाउट क्या आता है, तुम लोग लॉग भूल जाता है, कोई ये ई और 2.303 उल्टा लिख देते हो और करते हैं, हर साल करते हैं। इसलिए बार बार कहता हूँ जब लेक्चर देता हूँ ना ध्यान से सुनो, पक्का तुम्हारी गलतियाँ इनसे दूर होती है। और अभी स्कूलों में टेस्ट चल रही है ना, देखना अगर ये काइनेटिक्स आना है, जितने न्यूमेरिकल्स इसमें करा दिए इतने ही कर दो, मोर देन सफिशिएंट है। पक्का पेपर में कोई ना कोई इन्हीं लॉजिक्स में आएंगे ही आएंगे। थोड़ी अब तो गलतियाँ क्लियर। बट टेस्ट देने में आपका लेट हो गया इस बार, कहीं फंस गया तो मॉर्निंग में कहीं जाता रह गया, फिर चेक करने का टाइम ही नहीं मिला, तो अब बैठ के चेक किए थे। नेक्स्ट क्लास दूसरा भी लेना, मैं पढ़ा ना MCQ का, और इस संडे आप टेस्ट नहीं करो तैयारी, इसलिए मैं भी टेस्ट नहीं बोल रहा था। मुझे कहा कि 2 मेरे पास पढ़े, ये तो चेक हो जाए क्लियर। इस संडे आप टेस्ट आ जाएगा सरफेस केमिस्ट्री का, और देखो इसके पेपर में आए थे क्वेश्चन, मेरे ख्याल काफ़ी क्वेश्चन तो सेम ही आए थे, है ना। और अभी पीटॉ भी किसी के आया स्कूल में, मैथ आपके ना एटलीस्ट जो रीजनिंग के बताए आए वही क्वेश्चन कितना आएंगे जरूर पक्का। तेरा पता नहीं आज था केमिस्ट्री का, हमारा केमिस्ट्री का भी हो गया तो क्या तो मुझे मैसेज में यही भेजा था 100 नंबर का। अच्छा मैथ्स का था, इसके भी आए अभी, वो भी किए वैसे ही थे मोस्टली क्वेश्चन सारे, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग पावर रेट करने। कौन सा क्यों क्या हो गया? इसका मंडे तक तो काफ़ी हो जाएगा, मैं क्या शायद आखिर में कोई सीरीज वगैरह रह गया आंसर का पता, तो ये चैप्टर छोड़ते हैं। 3 लेक्चर्स है अपने, 3 लेक्चर में काफ़ी हो जाएगा था। जैसा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का हो जाएगा, CFT का एक रह जाएगा प्लेटफॉर्म का। लास्ट टाइम एंड काउंट पे किया हुआ नॉमिक्लेचर ही कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा लगता है नॉमिक्लेचर के बेस पे ही शुरू करने बुकलेट पेपर से। अच्छा पहले ले लेना, अगर बाकी को बस दे ही देनी सकते, क्योंकि ये चैप्टर छोटा है, मैं दे ही। अब देखो सपोज अगर पेपर में लास्ट ईयर कौन सा किया हुआ लास्ट टाइम कुछ तो समझ आए थे, जैसे नॉमिक्लेचर कर रहे थे कि नहीं। हाँ जी, अगर क्लियर था, एक दो केसेस और पकड़े उनके बेसिस पे। लास्ट टाइम मैंने आपको याद है एक टिप जो दिया था, सभी के स्फीयर्स पे चार्ज पॉजिटिव लेकर चल रहे थे। एक केस और अगर सिंपल आज करता आपके साथ, मैंने सपोज आपको ये दे दिया कोबाल्ट, ये अगर नॉमिक्लेचर दे दिया क्लियर, तो अब पहले प्रश्न बताएगा यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी, अमोनिया क्या था 0, Cl क्या था -1 क्लियर। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन रेट पक्का थी, क्या आती थी +3। याद है लास्ट में नाम लिखते समय टिप क्या दिया था, सबसे पहले क्या आते थे नेम ऑफ लिगेंड्स, तो 6 से इसका नाम मेरे पास क्या आ जाएगा हेक्सा, साथ में क्या आ गया एमाइन, हेक्सा एमाइन। अब आगे मेरे पास क्या आ गया कोबाल्ट क्लियर। अब यहाँ पर ऑक्सीजन रेट इसकी क्या थी 3, कोबाल्ट 3। अब बाहर एक सौ मुझे कहता है लिखो सर ट्राइक्लोरिडो लिखूँ, याद है ये मेरे पास काउंटर आयंस है। काउंटर आयन का एक तो नॉमिक्लेचर सिंपल, दूसरा इसके नंबर से कोई लेन देन नहीं था, तब कोबाल्ट 3 और आखिर में मेरे पास क्या आ जाएगा क्लोराइड क्लियर। आखिर में वर्ड आ गया क्लोराइड। एक शोर कहता करना साहब ट्राई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको टिप दिया था कि जो मेरे काउंटर आयंस है, काउंटर आयंस का सिर्फ कॉमन नेम चाहिए, इनका मुझे लिगेंड्स के बेस पे नहीं चाहिए। हाँ अगर ये Cl इनसाइड होता, अगर Cl इनसाइड था तब इसका नाम क्या आ जाएगा क्लोरिडो के बेस पे। अभी काउंटर आयंस था तो इसे एज सच लिख दिया। तो मैंने अभी तक आपके साथ जितने केसेस किए, अगर कोऑर्डिनेशन सिवियर वाज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, कोऑर्डिनेशन सिवियर पे चार्ज क्या था पॉजिटिव था। अब अगर एक एग्जांपल ये पकड़ता Fe, साथ में कर दिया OX थ्राइस, यहाँ पर कर दिया 3 माइनस,
क्लियर, FeOX थ्राइस और साथ में आपने कर दिया 3 माइनस, क्लियर। अब थोड़ा सा देखकर पहले मुझे ये बताओगे यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ जी, है ना, क्योंकि ऑक्सीलेट आयंस की क्या थी -2, तो ये -6। तो अगर अभी भी किसी को डाउट आता था, देखो x ये क्या था -2, तो x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू दिस, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 6, तो घूम फिर के +3 आ गया। अब मुझे कौन उत्कर्ष बताएगा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का, 6 क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड था। अगर बाइडेंटेड लिगेंड था, एक लिगेंड कितने बॉन्ड बनाता था 2, तो यहाँ पे मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब इसका क्या लिखना था नाम, तो ऑक्सीलेट आयन को याद है क्या लिखते थे, ऑक्सीलेटो। अगर ऑक्सीलेटो था यहाँ से एक तो पक्का ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो आ गया। अब आगे क्या था, फेरस था। अब यहाँ पे क्या था, पहली बार कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। अगर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे चार्ज क्या था, नेगेटिव, यहाँ पर अब नाम में ना आखिर में मेटल से 8 आ गया। दैट मीन्स अगर फेरस है तो फेरस का क्या हो जाएगा, फेरेट। तो यहाँ पर ट्राई ऑक्सीलेटो, आगे हमारे पास क्या आ गया, फेरेट और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या थी 3, फेरेट 3 आए। तो यहाँ पे ना अब क्या होगा, जो आदेश अभी पूछा है ना, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अगर चार्ज नेगेटिव है तो जो सेंट्रल मेटल नेम है दैट विल एंड ऑन द बेसिस ऑफ 8। यानी फेरस है तो फेरेट, कॉपर है तो क्यूपरेट, निकल है तो निकलेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, क्लियर। ऐसे यहाँ पे कॉपर है तो क्यूपरेट हो जाएगा, क्लियर, निकल है तो निकलेट। ये सारे इनके नॉमेनक्लेचर के लॉजिक्स, क्लियर। कि यहाँ पर अवर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे चार्ज नेगेटिव है, अवर सेंट्रल मेटल एटम नेम विल एंड ऑन द बेसिस ऑफ अवर 8, वहाँ पे 8 लगाते हैं। एक दो केसेस और करें इनके, अगर अभी भी डाउट था। एक और लिखो नेक्स्ट एग्जांपल इसी का, सपोज नेक्स्ट एग्जांपल मैंने अब आपको दे दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे Na2CrF4 और ऑक्सीजन। ये सपोज अगर ये आपको नॉमिनेचर में दे दिया Na2CrF4 और O, पहले तो मुझे यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दोगे, +3, क्योंकि यहाँ पर क्या घूम रहा है, ये -1, ये क्या था -2, -4 -2 -6, सोडियम की क्या थी +1, तो क्रोमियम घूम फिर कर +4 आ गया पहला। अब दूसरा यहाँ पर देखा Na2, अगर ये मैं Na2 ना लिखता, सपोज अगर मैं ये Na2 ना लिखता तो CrF4O, इस पर क्या चार्ज शो करूँ, है ना, यहाँ पर चार्ज क्या होगा -2। अगर -2 आ रहा है तो यहाँ पे भी क्रोमियम लिखूँ या क्रोमेट आएगा, क्रोमेट, क्लियर। तो अब ये नॉमेनक्लेचर को थोड़ा सा मैंने आपको बड़ा कर दिया, कैसे, जैसे ये केस किया, पहला ये न्यूट्रल स्पीसीज था, अभी तक याद है नॉमेनक्लेचर में पूरा नाम जो था दैट वाज ऑन आवर रनिंग है। ये पहला केस है जहाँ पर नाम में क्या देना पड़ेगा, नेम में गैप। तो जब यहाँ पर गैप दिया, इसमें सोडियम क्या था, काउंटर आयन। अगर ये सोडियम काउंटर आयन था, अगर सोडियम हमारे पास काउंटर आयन था, यहाँ पर इसका नॉमेनक्लेचर सोडियम आ गया। अब आगे कौन कौन से आयन लिगेंड्स है इस बार, F फ्लोरिडो, ऑक्साइड का ऑक्सो, तो किसको पहले लिखूं, ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेट्रा फ्लोरिडो, आगे क्या आ गया, ऑक्सो। क्रोमियम का क्या हो गया इस बार, क्रोमेट और ऑक्सीजन रेट क्या थी 4, क्रोमेट 4। ये पहला केस है जहाँ पर ना मुझे सोडियम और इनमें क्या देना पड़ेगा, गैप। कहीं पे भी हमारे नॉमेनक्लेचर में गैप दिया है, सिर्फ व्हेन आवर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर वाज कैरिंग नेगेटिव चार्ज, जब इस पर नेगेटिव चार्ज है तब हमें ये गैप देखा था। अब क्लियर हुआ सबको कि नहीं, हाँ जी क्लियर।
अगर ये क्लियर है तो ऐसे तुम लोग बता दोगे, अगर मैंने पेपर में ये दे दिया K3 Fe साइनाइड 6, K3 Fe साइनाइड 6, अब बताओगे इसका नॉमिनेचर, पहले तो वही आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट Re+3 क्लियर। अब इसका नॉमिनेचर लिखवाओगे, है ना। एक तो ये काउंटर आयंस है, तो काउंटर आयंस के बेस पे क्या आ गया मेरे पास, पोटाशियम, है ना। आगे साइनाइड था, साइनाइड को क्या बोलते थे, साइनो, तो क्या आ गया मेरे पास, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। आयरन का, फेरस का इस बार क्या हो गया, फेरेट, फेरेट, और ऑक्सीडेशन रेट क्या थी 3, फेरेट 3। अब क्लियर हुए कुछ नॉमेनक्लेचर लिखने, क्लियर। और ये पेपर में आते जरूर है आपको नॉमेनक्लेचर लिखने, क्लियर। एक और केस में लिख कर दिखा दोगे, सपोज मैंने आपको दिया है Na2SiF6, और एक केस ना अगर दिन खर्चा के बुक्स में ढूंढो, मैंने भी एक केस आपके यहाँ रुका है, वो अभी नहीं करेंगे, वो करेंगे लास्ट में जाकर जब चैप्टर एंड होगा ब्रिज लिगेंड्स के बेस में, क्लियर। Na2SiF6, हाँ जी, है ना। इस बार फिर बाहर तो सोडियम ही आएगा, सोडियम, और सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन रेट +4 आ रही है कि नहीं, क्योंकि फ्लोरीन क्या था -1 -6, ये क्या था +2 -4, दूसरी साइड जाकर हो जाएगा +4। सबको क्लियर कि नहीं, तो मैं बड़बड़ी कर रहा था, सबको क्लियर है ऑक्सीडेशन रेट तो, हाँ जी क्लियर था। तो सोडियम तो आ गया, अब आगे हेक्सा, हेक्सा फ्लोरिडो। अब सिलिकॉन का क्या हो गया यहाँ पर, सिलिकेट, सिलिकेट, और ऑक्सीडेशन रेट क्या थी 4 आ जाएगा। अब तो नॉमेनक्लेचर लिखना क्लियर। अब पता क्या होता है, आप स्टूडेंट को जो डाउट्स आते हैं, अभी तो तुम लोग भी सारे लिखते जा रहे थे जैसे मैं बोल रहा था ना, अब पेपर में तुम स्टूडेंट को डाउट क्या आता है, करना सर हमें कैसे पता लगेगा स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो अगर मैं आपको बताऊँ, ये एग्जांपल ऐसा लिखता, क्रोमियम En थ्राइस, यहाँ पर मैंने कर दिया Cl थ्राइस। एक एग्जांपल जो अभी ऊपर ही लिखकर बैठा था Na2, यहाँ पे लिखकर बैठा था Cr F4 और O, क्लियर। तो मुझे नाम लिखते क्लियर नहीं हो रहा। एक तो नेगेटिव कब करना था, सबसे आसान था जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे सिंपल चार्ज दे रखा है नेगेटिव, दैट मीन दैट नेम और सेंट्रल मेटल एटम विल एंड ऑन द बेसिस ऑफ 8, उसमें तो डाउट नहीं है। डाउट कब आएगा, जब ये न्यूट्रल स्पीसीज है। अब तुम लोग बोलोगे ऊपर वाले का नॉमेनक्लेचर क्या लिखें, ऊपर वाले केस का क्रोमियम En थ्राइस और Cl थ्राइस, ट्राई नहीं, एक तो पहले यहीं पर आ गया, मैंने आपको लास्ट टाइम क्लियर किया था। En में क्या घूमता था, इथेन 1,2 डाई, जब डाई यहाँ पे आ रहा था इसको कहा था 2 है तो बिस, 3 है तो क्या दिया था ट्रिज। पहली गलती तो अच्छी यहाँ पे ट्रिज आएगा, ट्रिज इथेन 1,2 डाई एमाइन। क्रोमियम ऑक्सीडेशन रेट क्रोमियम 3, साथ में आ गया मेरे पास क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज किया था पॉजिटिव, क्लियर। जब सेकंड गया, अब इसमें क्या था वर्ड क्रोमेट। तो तुम में से ना बड़े स्टूडेंट को होता है करना सर हम लोग कैसे याद रखें कि ये पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है। तो एक दिन ऐसे ही ना किसी को करा रहा था, तब ध्यान में आ गया कि जब आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है और बाद में मैंने क्या दे रखे काउंटर आयन, तो पक्का है अवर सेंट्रल मेटल एटम या कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। जब मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर आखिर में है, काउंटर आयंस क्या थे पहले, अगर काउंटर आयंस पहले है तो पक्का है दिस स्फीयर वाज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। तो तुम लोग भी ऐसे टिप याद रखो कि अगर काउंटर आयन बाद में है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या था पॉजिटिव है। अगर मेरा काउंटर आयन पहले है, काउंटर आयन पहले है तो बाद में पक्का है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या है नेगेटिव। और अगर नेगेटिव है तो हमारा नॉमेनक्लेचर कहाँ पे एंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ 8। ऐसे आप लोग भी ध्यान रखिए इसको। अब तो क्लियर हुए कैसे थे नॉमेनक्लेचर, क्लियर। मैंने ना अभी आपके साथ सिर्फ एक केस छोड़ा है जहाँ पर ब्रिज लिगेंड्स आते हैं, तो ब्रिज लिगेंड्स पकड़ेंगे जाके मेटल कार्बोनाइल्स में, वहीं पे एक केस सिर्फ नॉमेनक्लेचर आखिर में करेंगे, उसे अभी नहीं करते। और इनमें एक डाउट पता क्या आता है, मुझे एक बार किसी स्टूडेंट ने पूछा था, उसके बाद पेपर में मैंने पढ़ा कंपटीशन में बड़ी बार आता है। 2 केसेस सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे, कौन से, एक सिल्वर का और एक दूसरा कौन सा हमारे पास गोल्ड।
सिल्वर और गोल्ड, ये केसेस सबसे ज़्यादा हमारे ना नॉमेनक्लेचर में डाउट्स क्रिएट करते हैं। जब ये सिल्वर था तो हमारे पॉलिशियन सिल्वर पे चार्ज क्या था, नेगेटिव। मेरे जैसे कि दिमाग में क्या था, सिल्वर के लिए लिखो सिल्वरेट, है ना। पर सिल्वर के लिए ध्यान रखना, हम लोगों ने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करना, कौन सा, अर्जेंटेट। ये लिख कर रख लेना, क्योंकि ये बुक में कहीं नहीं मिलता, या आपको सीधे एग्जाम्पल से मिलेगा कि अगर सिल्वर था एंड आवर पॉलिशियन सिल्वर वॉज कैरिंग नेगेटिव चार्ज, सिल्वर पे नेगेटिव चार्ज था, तो पक्का है सिल्वर पे क्या लिखेंगे, अर्जेंटेड। गोल्ड अगर था तो गोल्ड का सिंबल क्या था मेरे पास, AU। तो गोल्ड के बेस पे स्ट्राइक क्या करता है, गोल्डेट होना चाहिए, और गोल्ड के लिए AU को पकड़ते हैं, AU को पकड़कर यहाँ पे क्या आ जाता है, यूडेट। ये दो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये कब था, व्हेन आवर पॉलिशियन सिल्वर वॉज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। तो सिल्वर का हो जाएगा अर्जेंटेड और गोल्ड का हमारे पास क्या हो जाएगा, यूडेट। ये दोनों का ध्यान रखना, सिल्वर अर्जेंटेड और गोल्ड यूडेट। कब, जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज था। तो ध्यान में अगर ये पॉजिटिव चार्ज के बेस पे आ रहे हैं तो इसको सिल्वर ही लिखेंगे, इसको गोल्ड ही लिखेंगे। ये ध्यान रखना, बस नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब बताओ एटलीस्ट यहाँ से नॉमेनक्लेचर के लॉजिक्स तो क्लियर हुए आज, क्लियर है, या एक आध और पूछूँ, क्लियर। अब तो कर सकते हैं इनको प्रैक्टिस। अब इसके बाद में जो आज नया टॉपिक स्टार्ट करना था, हाँ जी आदेश, अब तो क्लियर है सबको, क्लियर, नेगेटिव और पॉजिटिव के बेस पे। आज ना नेक्स्ट मैंने आपके साथ टॉपिक स्टार्ट करना था, दैट वाज आवर वार्नर्स थ्योरी। दैट वाज आवर वार्नर्स थ्योरी। और ये जो वार्नर्स थ्योरी है ना, ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट वार्नर्स थ्योरी है, किसी को याद है डिफरेंस जब स्टार्ट किए थे, एडिशन कंपाउंड और साथ में कौन सा लिखा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनके डिफरेंसेस याद है, क्या क्या लिखवाए थे, एडिशन कंपाउंड्स और साथ में क्या था हमारे पास, याद है डबल सॉल्ट्स, और दूसरी तरफ लिखे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। याद है उनके डिफरेंसेस। वहाँ पे एक मेन डिफरेंस जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैंने आपको लिखा था जो हमारे डबल सॉल्ट है, दीज एग्जिबिट मेटल ऑक्सीडेट ओनली प्राइमरी वैलेंसी, तो सिर्फ मेटल की प्राइमरी वैलेंसी करते थे। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, दीज एग्जिबिट आवर सेकेंडरी वैलेंसी एज वेल एज प्राइमरी वैलेंसी। इसलिए ना वार्नर्स थ्योरी पेपर में अगर सबसे आसान क्वेश्चन आ जाए तो सबसे आसान क्वेश्चन तो आ सकता है, गिव सेलिएंट फीचर्स ऑफ वार्नर्स थ्योरी, और वो 7-8 साल पहले आते थे क्वेश्चन। अब हम लोग इतने सिंपल नहीं, इसके बेस पे ना आपको मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स की प्रेडिक्शंस आ जाती है। कैसे देखो, अगर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपके साथ लेता मैं, कोबाल्ट, यहाँ पर मैंने कर दिया Na3,6, यहाँ पर मैंने कर दिया Cl थ्राइस, ये कोबाल्ट Na3,6 Cl थ्राइस। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, यहाँ पर कोबाल्ट Na3 अब कर दिया 5, एक Cl एंटर और बाहर Cl का छोड़ दिया 2। क्लियर, एक बार ना बस ये एग्जांपल समझ लेना, इसके सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगा, थ्योरी के बेसिक पॉइंट्स क्या थे, क्योंकि एक बार पॉइंट समझ आ गए फिर तो आसान हो जाएगा टॉपिक। मतलब ये था, इसे मुझे डिसोशिएट कराओगे, क्या देगा ये एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम में ये मुझे फॉर्मेशन देगा यहाँ पर Cl नेगेटिव थ्राइस, और साथ में क्या देगा कोबाल्ट, और इधर क्या था Na3,6, और इसका चार्ज क्या था 3+।
देगा ये। ऐसे ही इसे ब्रेकअप कराओगे, ये क्या देगा, ये मुझे देगा यहाँ पर ट्वाइस Cl नेगेटिव, यहाँ पर कोबाल्ट, साथ में क्या था NH3 5 और एक Cl, और इस पे अब चार्ज 2+। ये फर्स्ट केस में देखा मेरे पास जो रेशो आ रही है आयंस की वो क्या आ रही है 1:3। इस केस में रेशो क्या आ रही है 1:2, है ना। अब तुम लोग मुझे यहाँ पर कोबाल्ट की बताओगे ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, +3। यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन रेट हमारे पास क्या आ रही थी +3, क्लियर। और इसका साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा था 6, ऑक्सीडेशन रेट है +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था 6। अब इस केस में भी बता दो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें भी +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या था 6, है ना। पर स्ट्रक्चर अलग नहीं हो गए, स्ट्रक्चर तो अलग हो गए, कंसेप्ट सेम आ रहे थे +3 6 +3 और 6, पर कंडीशन सेम नहीं रही। क्यों, देखो यहाँ पर जब तुम लोगों ने कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की, कैसे कि अमोनिया 0, Cl की क्या थी -1, तो तुम लोगों ने कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कर दी। जब आप लोगों ने इसका कोऑर्डिनेशन पेयर आइडेंटिफाई किया तो हम लोगों ने क्या देखा, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद वर बीइंग फॉर्म्ड विद आवर सेंट्रल मेटल एटम, तो कितने बॉन्ड बने थे 6। जब तुम लोग यहाँ पर गए देखो Cl का आपने ड्यूल करैक्टर नहीं ले लिया, कैसे, जब आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की तब आपने Cl को क्या माना -1 और ये क्या था -2 -3, तो कोबाल्ट क्या आ गया +3। जब आपने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आइडेंटिफाई किया तो आपने Cl को भी काउंट में ले लिया, है ना। जब भी ये Cl प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा था और सेकेंडरी भी, तो ये जो +3 था या +3 था, दिस रिप्रेजेंट्स आवर प्राइमरी वैलेंसी, ये रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी वैलेंसी। और ये जो 6 था और 6, दिस रिप्रेजेंट्स आवर सेकेंडरी वैलेंसी, क्लियर। और जो सेकेंडरी वैलेंसीज है दीज आर नॉन आयनाइजेबल, यानी ये पानी में टूटी है नहीं। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या थी 6 और 6, देखा मैंने कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में भी क्या रखा, यहाँ पे 6 है, तो दैट मीन्स प्राइमरी वैलेंसी जो थी दीज आर आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉट आयनाइजेबल इन नेचर। ये सारे कंसेप्ट हमें दिए वार्नर-थ्योरी ने पहला पॉइंट दिया, मेटल एग्जिबिट्स 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉट आयनाइजेबल। क्योंकि मुझे इस एग्जांपल को लिखते क्लियर हो गया। आगे जो मेरे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड था, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, दिस वाज सेटिस्फाइंग आवर प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, तो दिस वाज प्लेइंग आवर ड्यूल करंट, क्लियर। तो पेपर में पता क्या, इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, एक्सप्लेन दिस थ्योरी या डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी, इनके स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस आते हैं। वैसे देखो एक स्टूडेंट को अभी भी डाउट था, इसका एक और स्ट्रक्चर बना सकता था, कोबाल्ट यहाँ पर कर दूँ NH3 4, साथ में क्या कर दूँ Cl2, कर सकता था ऐसे भी। आप बताओगे इसका कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, 2 और 1 3 -3, कोबाल्ट अब भी +3 है और कोऑर्डिनेशन स्क्वायर अब भी 6 है, क्लियर। पर इसका मैंने स्ट्रक्चर तो चेंज कर दिया पकड़कर, क्योंकि इस बार जो मेरे नंबर ऑफ आइंस मिल रहे थे वो क्या मिल रहे थे 1:1 के बेस पे, क्लियर। तो अभी जस्ट आपको सिंपल सा पहला क्वेश्चन, मेटल एग्जिबिट्स क्या था 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, कौन सी, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक कौन सा था सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल इन नेचर, वो पानी में जाकर टूट सकता है। सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। तुम लोग बताओगे जब मैंने ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करनी है या शेप, तो मैं प्राइमरी वैलेंसी को पकड़ूँ या सेकेंडरी, है ना, क्योंकि सेकेंडरी हमेशा क्या था डायरेक्शनल था। तो दीज सेकेंडरी वैलेंसी हेल्प अस टू प्रोड्यूस ज्योमेट्री और शेप ऑफ आवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कंपटीशन में ना 2-3 साल से क्या हो रहा है, हम लोग आपको स्टेटमेंट्स डाल देते हैं, आपको फाइंड आउट करना है सारी ट्रू है या फॉल्स, वहाँ पे ये डिफरेंसेस आ रखे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। मैं आपको 3-4 कंसेप्ट दे दूँगा, आपको शो करना है। तो अब तुम में से कोई तो बता देगा यहाँ पर Cl कितने ड्यूल करैक्टर प्ले कर रहे हैं, Cl डबल करैक्टर कितने प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, 2 Cl कर रहे हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि जब आपने कोऑर्डिनेशन से आइडेंटिफाई किया तब भी इसे काउंट में लिया, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन रेट कैलकुलेट कर रहे थे तब भी Cl को काउंट में लिया। तो दैट मींस दिस नेगेटिवली चार्ज लिगेंड वाज सेटिस्फाइंग आवर ड्यूल नेचर, वो प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी को भी। सो दीज Cl आर सेड टू प्ले ड्यूल करैक्टर। पेपर में इनके बेस पे क्वेश्चंस आए, क्लियर। हाँ जी,
ना डबल बॉन्ड नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर ये बनाता तब मुझे कोबाल्ट नल, अमोनिया नल और Cl सारे मिलने चाहिए थे। और जब मैंने इसे वाटर में ब्रेकअप किया, इसने मुझे दिया Cl नेगेटिव, साथ में क्या दिया कोबाल्ट Na3 4 Cl ट्वाइस, और इस पे 4 प्लस। रेशियो क्या मिली मुझे आयंस की? ना 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 इक्विमोलर कहाँ से रहा ये? कहाँ से रहा? क्योंकि कोबाल्ट Cl3 और अमोनिया 1:4 है। क्लियर? अब बताओ, थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हुआ वैलेंसीज का। अब इस थ्योरी के पहले बेसिक लिखवा सकता था, क्योंकि मैं भी ना कई बार जब नया पढ़ाता हूँ ये प्राइमरी और सेकेंडरी में फंस जाते थे। जब से मैंने स्टार्ट किया ना, ये 2-3 साल से ये एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल लिखकर आपको सारी इस थ्योरी के बेसिक पॉइंट लिखने आसान हो जाएंगे। पहला लिख लो, फर्स्ट पॉइंट, मेटल एग्जिबिट्स। ये एग्जाम्पल एक लिख लो, इसके बड़े एग्जाम्पल अभी करेंगे, फिर टेबल बनाएंगे इनके सारे। फर्स्ट, मेटल एग्जिबिट्स First point, metals exhibit primary valency as well as secondary valency. Metals exhibit primary valency as well as secondary valency. Second point, primary valencies. Second point, primary valencies are ionizable. Primary valencies are ionizable. सेकेंड पॉइंट से लिख लेना, मेटल्स सेकेंड से लिख ले, प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल, विच मेटल एग्जिबिट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन आयनिक सॉल्ट्स। विच मेटल एग्जिबिट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन आयनिक सॉल्ट्स। कॉमन आयनिक सॉल्ट्स कैसे? ये देखो, जब मैंने आपको दिया कोबाल्ट Cl3, जब मैंने आपको दिया प्लेटिनम Cl4, अब बताओगे यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, कोबाल्ट की यहाँ पर क्या आ गई +3, प्लेटिनम क्या आ गया +4, तो ये कॉमन आयनिक स्टेट में आ गई सबकी। ऐसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या था +3। फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर। सेकंड का ही नेक्स्ट लाइन में पॉइंट लिख लो, सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल, which metal exhibits towards neutral or negatively charged ligands, during formation of coordinate compounds। 2 पॉइंट्स हो गए क्लियर। अब थर्ड, metals have tendency to satisfy both primary valency as well as secondary valency। Metals have tendency to satisfy both primary valency as well as secondary valency। Negatively charged ligands can satisfy both valencies। Negatively charged ligands can satisfy both valencies and thus have dual character associated।
और एक लास्ट पॉइंट याद है क्या कहा था, कौन थे डायरेक्शनल नेचर में, सेकेंडरी वैलेंसीज। लास्ट पॉइंट, secondary valencies are always directed towards fixed position. Secondary valencies are always directed towards fixed position in space, thereby giving definite geometry to complex compounds या to coordination compounds. अभी भी देखो अगर किसी के मन में डाउट आ रहा है ना थोड़ा सा ये क्या था कैसे था, ये थोड़े एग्जांपल कंसिडर करें। मैंने ना पहला केस, ये फर्स्ट केस आपके साथ कौन सा भी लिया था, कोबाल्ट Na3 यहाँ पर मेरे पास बार क्या बोले थे Cl थ्राइस, ये था। देखो इसको जब मैंने ब्रेकअप किया हमें आइंस कौन सा मिला था, कोबाल्ट Na3 साथ में क्या मिला था 3+ और साथ में क्या था Cl माइनस थ्राइस। तो बेसिक रेशियो यहाँ पर क्या बन रही थी मतलब आइंस की 1:3। क्लियर। ये सॉल्ट देखो मिला किससे था मुझे, फॉर्मेशन। इसको बनाने के लिए मैंने यूज़ क्या किया था COCl3, साथ में अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स पकड़ रखे 6। ये कॉम्बिनेशन था उन दोनों का, कोबाल्ट Cl3 और साथ में किसको मिक्स किया था 6Na3। तो प्रियांशु जो आपको डाउट आ रहा था आप देखा बेसिक मोलर रेशियो की क्या थी 1:6। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता तो आपके साथ ना स्टार्टिंग का जब मैंने लेक्चर किया था टाइम खराब नहीं किया था, कितने बॉन्ड बने थे 6। तो 6 का हम लोगों ने कंसेप्ट किया था याद है, 1 बॉन्ड अबव द प्लेट, 1 बॉन्ड बिलो द प्लेट, बाकी 4 काम होता था 1 2 3 4। तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या था 1NH3, सेकेंड NH3, थर्ड NH3, यहाँ पर आ गया 4th और यहाँ पर मेरे पास आ गया 5th। क्लियर। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 6। ये तो आगे। अब याद है काउंटर आयंस जब आपका सरफेस केमिस्ट्री करता था वहाँ पे भी क्लियर किया था, एक लेयर फिक्स लेयर थी, दूसरी लेयर क्या होती थी मोबाइल लेयर, आयंस विच आर फ्री टू मूव। अभी भी हम लोगों ने किया था ये बॉन्ड्स क्या थे डायरेक्शनल, जो मेरे काउंटर आयंस है दीज आर फ्री टू मूव। जब ये फ्री टू मूव है ये पेपर में आपकी मर्जी है, कितने काउंटर आयंस थे 3, तो ये आपकी मर्जी है। आप में से किसी ने क्या किया करना सर मैंने तो Cl यहाँ शो करना है, सेकंड Cl यहाँ पर शो करना है, थर्ड Cl यहाँ पर शो करना है। ए स्टूडेंट मुझे क्या कहता है खन्ना सर मैंने यहाँ नहीं शो करना, मैं ऐसे शो करूँगा यहाँ पर, ये आपकी मर्जी है। क्लियर। क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन्स है दिस आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग आवर प्राइमरी वैलेंसी, दीज आइंस आर फ्री टू मूव, दीज आर नॉन डायरेक्शनल। तो इनको जहाँ मर्जी शो कर दे, इनसे मुझे कोई लेन देन ही नहीं है। अभी ना मैंने इनके कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं पकड़े, अभी आपको सिर्फ स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट क्लियर करना था। ये पहला स्ट्रक्चर का पूरा कंसेप्ट आ गया। ऐसे ही अगर मैं एक केस और पकड़ता सेकंड, ये एक केस और पकड़ा, हो सकता है मेरे पास ये मॉलिक्यूल नहीं था, हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन था वो क्या था कोबाल्ट Na3 यहाँ पर एक Cl एंटर कर दिया और 2 Cl क्या थे बाहर आ सकता था। ये भी अगर ये था तो अब बताओगे ये मुझे टूट कर क्या देगा, एक मुझे मिलेंगे कौन से Cl नेगेटिव, साथ में क्या मिलेगा कोबाल्ट Na3 और Cl, इसका चार्ज क्या मिल जाएगा +2, ये मिलेंगे। और इस बार जो काउंटर आयंस आ रहे हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं 1:2 आ रहे 1:2। और इसके लिए जब मैंने मिक्स किया मेरे पास मिक्सिंग के लिए तुम लोग बताओगे एक कोबाल्ट Cl3 और किसे मिक्स किया, पहली बार कितने अमोनिया लिए थे याद है 6। अब मेरे पास यहाँ पर कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स घूम रहे 5 नहीं घूम रहे। हाँ जी कोबाल्ट Cl3 और साथ में क्या था 5Na3, इनको मिक्स करके ये बना क्योंकि अमोनिया 5 है और कोबाल्ट Cl3 था। हुआ क्लियर। अब इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर क्या आ गया कोबाल्ट। क्लियर। अब कितने बॉन्ड थे 6, 1 2 3 4 5 और 6। हमें से किसी ने मुझे NH3 यहाँ पे दिखा दिया 1
2 3 4, यहाँ पर क्या कर दिया 5, यहाँ पर क्या शो कर दिया Cl, क्योंकि अभी मैंने आपको आइसोमेरिज्म नहीं कराया ना। दिस थ्योरी ओनली हेल्प अस टू प्रेडिक्ट ज्योमेट्री और शेप। आइसोमेरिज्म को यहाँ पे पिक्चर में नहीं लाए। जब ये था तो एक स्टूडेंट कहता करना सर ऐसे, अब कितने Cl फ्री थे टू मूव 2, तो वो आपकी मर्जी थी। एक ने Cl यहाँ शो कर दिया, एक ने Cl यहाँ पर, हो गया डायग्राम पूरा। अभी क्यों? क्योंकि जब आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की थी, आपने Cl को भी तो काउंट में लिया था। दिस वाज सेटिस्फाइंग आवर प्राइमरी फ्रीक्वेंसी एज वेल एज सेकेंडरी। तो अब मेरा डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं था, ये डायग्राम अब कंप्लीट हुआ जब मैंने यहाँ पर Cl पे डॉटेड लाइन भी शो की। But this Cl was playing dual character. It was satisfying our secondary frequency as well as primary. ये secondary और primary दोनों को satisfy कर रहा था, इसलिए मुझे इस बार स्ट्रक्चर ये शो करना पड़ेगा। क्लियर? ऐसे ही अभी देखो मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा था। ऐसे ही थर्ड, अब तुम में से कोई मुझे क्या कहता खन्ना सर एक और Cl एंटर करा दो, Na3 Cl ट्वाइस, इस बार एक Cl रह गया बाहर। बन सकता था ये भी? अगर ये बन सकता था, इसे भी ब्रेकअप कराओगे क्या क्या मिलेगा? हाँ जी, इस बार क्या मिलेगा इसको अगर ब्रेकअप किया? मुझे पहले आसान चीज़ लिखनी आसान लगती है, ये ना लिख दूँ आसान पहले, ये पक्का बाहर जाएगा। फिर देखो पेपर में तुम लोगों ने करना है, अभी तो मैं कर रहा हूँ ना इसलिए आसान लग रहा है। जब खुद करना है पेपर में, काउंटर लाइन पहले बाहर कर दो ताकि बाकी स्ट्रक्चर लिखना आसान हो जाए। अब बाकी स्ट्रक्चर लिखना आसान कैसे होगा? CO साथ में Na3 क्या था 4, Na3 4 साथ में क्या था Cl ट्वाइस। अब इसमें चार्ज क्या घुमा दूँ? नेगेटिव है ना, इस पर चार्ज। और इस बार आइंस क्या घूम रहे हैं मेरे पास 1:1, 1:1। और इस बार देखो बेसिक रेशियो क्या घूम रही है मेरे पास कोबाल्ट Cl3, और साथ में क्या घूम रहे हैं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। क्लियर? अब इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। अब अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो थोड़ा सा लॉजिकली मैं अगर ड्रॉ कर दूँ, एक Na3 यहाँ पर, एक Na3 यहाँ पर, एक Na3 यहाँ पर, एक Na3 यहाँ पर। ये लास्ट में पढ़ा जाएगा बोल्ड कर, इसलिए लिख रहा था NH3 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 और NH3। क्लियर? बचा क्या? Cl, तो एक Cl यहाँ पे शो कर दिया, एक Cl यहाँ पे शो कर दिया। अब बाकी क्या घूम रहे थे? काउंटर आयन। इस बार काउंटर आयन ऐसे ही छोड़ दूँ डायग्राम, है ना। अब दो जगह डॉटेड शो करना पड़ेगा बिकॉज दीज टू Cl1 प्लेइंग आवर ड्यूल कैरेक्टर एसोसिएटेड विद देम। इसलिए पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन अगर वार्नर थ्योरी का आएगा ना CBSE के बेस पे, तो ये आता है स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना। क्लियर? तो कोई मुश्किल नहीं था, बस कंसेप्ट क्लियर रखो कि प्राइमरी फ्रीक्वेंसी और सेकेंडरी क्या था। और मैंने यहाँ पर ड्यूल कैरेक्टर देखो, जिसको अभी भी डाउट आ रहा था क्यों मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन 7 शो की। जब आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की, कैसे किया? अमोनिया 0 था, Cl क्या था -1, बाहर भी Cl क्या था -1, तो -2 और -1 -3, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन रेट क्या आ गई +3। जब मैंने आपसे पूछा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तब आप लोगों ने 4 Cl और 2 क्या थे Cl, यानी Cl को आपने दोनों तरफ लिया, प्राइमरी फ्रीक्वेंसी में भी एज वेल एज सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी। दैट्स व्हाई 2 Cl वर प्लेइंग आवर ड्यूल कैरेक्टर। अब जब लास्ट स्ट्रक्चर पे गया 3, यहाँ पे अब कौन सा आ गया 4। क्लियर? 4 में अब तुम लोग बताओ क्या रेशियो लेकर चलूँ? कोबाल्ट Cl3 जो ध्यान से देखा था पहले 6 फिर 5 फिर क्या किया मैंने 4। अब थ्राइस पे घुमा दूँ, जब थ्राइस पे घुमाया 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na3, तो अब मेरे पास स्ट्रक्चर क्या घूम जाएगा कोबाल्ट Na3 थ्राइस और Cl थ्राइस आ जाएगा ये। क्लियर? तो अब इसके आयंस होंगे जनरेट, दूसरा भी अब हो रहा है मेरे साथ। मतलब कई साल पहले क्या होता जब आता था मेरे ज़्यादा सर एक आयन। क्लियर? एक आयन जो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, आयन अकेला नहीं हमेशा पेयर में ही होगा, यानी इन दिस केस नो आंसर जनरेटेड। इस बार कोई आयन मिलेगी, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन से पहले हमेशा अपनी आइडेंटिटी क्या रखनी थी रिटेन। अब अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6,
क्लियर। अब स्ट्रक्चर फिर लॉजिकली कर दूँ Cl Cl और Cl कर दें 3। यहाँ पर मेरे पास NH3, इधर भी क्या था NH3 और इधर भी क्या था NH3। क्लियर। अब बताओगे कहाँ कहाँ ड्यूल करेक्टर। क्लियर। अभी स्ट्रक्चर्स क्लियर हुए। अब पेपर में पता क्या इतना आसान क्वेश्चन नहीं आपको आएगा कि व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ वार्नर सीरीज या डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी फ्रीक्वेंसी एंड सेकेंडरी। थोड़े से हम लोग क्वेश्चन घुमा कर डालते हैं। कैसे, अगर थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दिया है, मैंने आइंस क्या जनरेट किया था 1:3, दूसरे केस में आइंस क्या जनरेट किए थे 1:2, एक में 1:1, एक में कोई आयन जनरेट ही नहीं हुआ था। तो पेपर में हम लोग थोड़े से आपको क्वेश्चन घुमा कर डालेंगे। घुमाकर कैसे डालूंगा कि आपको यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछूंगा, थोड़ा सा कैसे कर सकता था इस केस का। अगर मैं आपको पेपर में डालता प्रेडिक्ट इन विच मैक्सिमम क्लोराइड आयंस आर गेटिंग प्रेसिपिटेटेड, पूछ सकता था। क्योंकि जब कंपटीशन में ये क्वेश्चन आएंगे ना, ये सारे मेरे क्वेश्चन कंपटीशन के बेस पे जाएंगे 11th क्लास के मोल कंसेप्ट के बेस पे। तो मैं पेपर में ये डायरेक्ट नहीं पूछूंगा, मैं आपको पेपर में पूछूंगा प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस आर प्रेसिपिटेटेड। तो क्या था तब आपको मिक्सचर क्या दूंगा कोबाल्ट Cl3 और साथ में सिंपल क्या दिया होगा NH3। तब सिर्फ ये दिया होगा कोबाल्ट Cl3 और एमोनिया को मिक्स करके प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर वेयर मैक्सिमम Cl आर गेटिंग प्रेसिपिटेटेड। और टिप क्या दे दिया हमारा जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था दिस वाज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या था ऑक्टाहेड्रल। तो मेरे साथ ना तुम लोग ये लॉजिक बनाओ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के। ये ब्रैकेट लगा दूँ पहले। मैंने क्वेश्चन क्या बोला था हियर वी आर गेटिंग मैक्सिमम Cl आयंस प्रेसिपिटेटेड। अगर मैक्सिमम Cl आयंस प्रेसिपिटेटेड है तो पक्का है सारे के सारे Cl बाहर ही होंगे। क्लियर। कोबाल्ट में तो हर बार है ना इनसाइड ही, सारे Cl बाहर चले गए, सारे Cl बाहर चले गए, बाकी अब क्या रह गया NH3। और मेरे पास टिप क्या था ये जो सफियर है दिस वाज ऑक्टेहेड्रल, तो पक्का लिगेंड 6 ही होंगे। तो अपने आप बेसिक रेशो आ गई 1:6। इसलिए जब भी क्वेश्चन आए ना तुम लोग पहले ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेडिक्ट करो। अब एक बार मैंने अब आपको क्या किया यहाँ के लिए स्पोज, तो ये ब्रैकेट लगा दी। इस बार मैंने आपको टिप क्या दिया 2 Cl आर प्लेइंग ड्यूल करेक्टर। क्लियर। इस बार मैंने यहाँ पर टिप दे दिया 2 Cl आर प्लेइंग ड्यूल करेक्टर। अगर 2 Cl ड्यूल करेक्टर है कोबाल्ट में तो अंदर आना ही आना, 2 Cl प्ले कर दिया ड्यूल करेक्टर, Cl ट्वाइस कर दिया, एक Cl क्या कर दिया बाहर। क्यों, क्योंकि मुझे क्लियर था मैंने मिक्स किसको किया कोबाल्ट Cl3 और एमोनिया को। अब तुम लोग बताओगे NH3 कितने लिखोगे है ना। तो NH3 जब 4 था यहाँ पर, यहाँ पर भी 4 ही लिख कर बैठे थे, ये NH3 क्या आ गया 4। कुछ क्लियर हुए स्ट्रक्चर कैसे, क्योंकि बुक में तो ना सीधे एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो इतने एग्जांपल्स कभी याद नहीं रहेंगे, इनको लॉजिकली ऐसे ही याद रखें। ये कि हर बार पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना लो, फिर देखो कहाँ पे कितने आयंस हमारे मूव कर सकते हैं। कुछ क्लियर हुआ कंसेप्ट। हाँ जी क्लियर हुआ। तो फिर मैंने लास्ट केस के लिए ना आपको कह दिया नो आयंस आर जनरेटेड। इस बार मैंने कोई आयन जनरेट ही नहीं किया। क्लियर। तो तुम लोग फिर कैसे बनवाते हो मुझे ये सकते हैं। मैंने अब आपको टिप दिया नो आयंस आर जनरेटेड, नो आयंस आर जनरेटेड। तो ये ब्रैकेट कोबाल्ट तो इनसाइड था। इस बार मैंने टिप क्या दिया कोई आयन जनरेट ही नहीं किया, कोई आयन जनरेट नहीं किया। दैट मीन्स सारे नेगेटिव चार्ज को अंदर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाहर जाएगा वो तो प्रेसिपिटेट करेगा करेगा। मैंने आपको टिप दिया नो आयंस आर जनरेटेड। अगर नो आयंस आर जनरेटेड दैट मीन्स सारे के सारे Cl अंदर। अब साथ में कितने अमोनिया दिखाने पड़ेंगे यहाँ पर NH3 कितने दिखाने पड़ेंगे थ्राइस। यह स्ट्रक्चर पूरा पेपर में ना ऐसे अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चंस आए। अब भी देखो मैं थोड़ा सा अब फिर घुमाता हूँ आपको। मैंने आपको इन चारों में से पूछना था कौन कौन से कैसे कैसे, एक ये सेकंड ये थर्ड ये और फोर्थ ये। क्लियर। अब तुम लोग सोच कर आंसर देना। मैंने आपको क्वेश्चन डाला प्रेडिक्ट इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस आर जनरेटेड, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस आर जनरेटेड। देखो कोबाल्ट Cl3 और 6 अमोनिया आ गए, सारे के सारे Cl प्रेसिपिटेट करके। अब अगर पूछता टोटल नंबर ऑफ आयंस जनरेटेड आर 3, टोटल नंबर ऑफ आयंस जनरेटेड आर 3। फर्स्ट टोटल आयंस मुझे नहीं पता कौन सा है, ये देखो मेरे साथ मुझे नहीं पता। मैंने आपको टिप क्या दिया टोटल नंबर ऑफ आयंस जनरेटेड आर 3। अगर 3 है एक तो ये आना
टोटल आइंस क्या था 3, तो यहाँ पर Cl ट्वाइस कर दूँ तभी टोटल आइंस 3 होंगे। अब कोबाल्ट को रखा मैंने इनसाइड, एक Cl था, तो बाकी कंप्लीट करने के लिए एनर्जी क्या ढूंढनी चाहिए 5। तो ये कैसे क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं कितने क्वेश्चन आते हैं, और ये तुम्हारे ना हर बार CBSE और कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं भी शायद आपको असाइनमेंट जब दूंगा ना उसमें ऐसे ही एग्जाम्पल डाल रहे हैं। ये बस कंपटीशन तक जाते जाते क्या होगा, इस केस में बताओगे कहाँ पे मुझे Cl कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं देगा, है ना, इसमें, क्योंकि सारे के सारे Cl क्या रह गए इनसाइड, यहाँ पे कोई कंफर्मेटरी टेस्ट ही नहीं मिला। पेपर में कहता है मैक्सिमम AgCl गेट्स प्रेसिपिटेटेड, अगर मैक्सिमम गेट्स प्रेसिपिटेटेड, तो मैं इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते जाएंगे। ये नहीं आएगा वार्नर का बेसिक क्या है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, इनको डिफरेंशिएट करो, आ गया फिर तो किस्मत अच्छा है, सीधा रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन डाल दिया, क्लियर। और उसको भी देखो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं थी, जस्ट एक अगर एग्जाम्पल का कंसेप्ट लिखना क्लियर था, हम लोग पूरा केस कर सकते थे। अभी भी अगर डाउट आ रहा है एक केस और करें ऐसे ही पूरा एक टेबल बनाने का। पहले ये बताओ सबको क्लियर हुआ या खुद को ही समझा रहा हूँ, पक्का, फिर हाँ ना कुछ तो बोल दो, पक्का सबको। अगर ये क्लियर है तो देखो एक और केस करें, चलो ऐसा करो फिर एक मुझे बता दो, मैंने सपोज इस बार ना आपको क्लियर, मैंने ये मिक्सचर दे रखा कोबाल्ट Cl3 और साथ में दे दिया वाटर, क्लियर, कोबाल्ट Cl3 और वाटर को मिक्स किया, और आपको कह दिया 2Cl प्लेट ड्यूल करेक्टर प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर, 2Cl प्लेट ड्यूल करेक्टर प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर ऑफ आवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या था बेसिक, अब मैंने आपको जो टिप दिया ना पेपर में हर बार उसे पकड़ो। मैंने टिप क्या दिया, 2Cl है जो ड्यूल करेक्टर प्ले कर रहे हैं, अभी पक्का है 2Cl अंदर है तो 1Cl बाहर, क्योंकि कोबाल्ट Cl3 तो अकेला ये तो आएगा ही आएगा। अब कोऑर्डिनेशन से फिर क्या था 6, तो 2 तो आ गए, तो साथ में मेरे पास एनर्जी यहाँ पर कितने घूम जाएंगे, एनर्जी इस बार वाटर कर दिया तो H2O4 आ जाएगा स्ट्रक्चर पूरा। ये ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन बनते जाएंगे, बस अपने दिमाग में ना कंसेप्ट क्लियर रखो और आइंस बनाते जाओ कितने कितने, क्लियर। अब एक जैसे ये सारा तो अभी देखा खिचड़ी सी बना दी बोर्ड पे सारी, अब एक पूरा केस ले टेबुलर फॉर्म में, कि टेबुलर फॉर्म में कितने आइंस जनरेट हो रहे हैं, कैसे हो रहा है, सारा कंसेप्ट लेकर करें टेबल। तो टेबल तुम लोग ही मुझे कंप्लीट कराना, सिर्फ पहली लाइन मैं लिख दूंगा, बाकी फिर तुम लोग कंप्लीट कराना पूरा टेबल, करेगा इसे पूरा। ये स्ट्रक्चर ये कर लो ड्रॉ, पहले इसलिए मैंने मुझे होगा ना करना करना, मुझे ड्रॉ नहीं करने दिए, तो ये करने थे मैंने सारे, अब कर लो ड्रॉ कर लिए सबने, हाँ जी कर दूँ ना, कर दूँ। अब देखो सपोज अगर मैं ये सारा आपने मेथड टेबल ही कंप्लीट करना था इस पूरे कंसेप्ट का, इसके लिए मैंने अब आपको यहाँ पे ना टेबल में कंसेप्ट दे दिए। यहाँ पर फर्स्ट तो कर दिया सीरियल नंबर्स, फिर कॉम्पोजिशन ऑफ ये आ गई मेरे पास composition of our complex। next formation of coordination compound, यहाँ पे formation of coordination compound। next ions produced, और आखिर में कर दिए number of ions generated, नंबर ऑफ आयंस जनरेटेड। पूरा एक आपने ना टेबल का कंसेप्ट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर अब आपका मिक्सिंग ना हो जाए,
इधर नहीं पढ़ा जा रहा है, ये देखो सीरियल नंबर, कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन और सीसीसी तो क्लियर रहेगा, कॉन्टिशन कंपाउंड, आगे आयंस प्रोड्यूस और आखिर में क्या आ गया नंबर ऑफ आयंस जनरेटेड। क्लियर। इस बार सपोज मैंने ना आपके साथ दो चीज़ों को मिक्स किया, जैसे प्लेटिनम Cl4, प्लेटिनम Cl4 और साथ में क्या पकड़ लिया मैंने यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na3, साथ में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na3। क्लियर। ये अगर कम्बिनेशन ले लिया और पेपर में मैंने यही दिया सपोज, और आपको टिप क्या दिया, आवर कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल इन नेचर। असाइनमेंट में ना जब दूंगा, मैं अभी करा रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल, उसमें सेम एग्जांपल डाल रखा है ऑन द बेसिस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अभी ऑक्टाहेड्रल था तो ऑक्टाहेड्रल के बेस में ना मैंने सिर्फ ये टिप दिया, तो में से कोई करा सकता है बाकी का टेबल कंप्लीट। मैंने सिर्फ ये देकर आपको बाकी का टेबल कंप्लीट करना था। टिप क्या दे दिया, जो हमारा कॉर्डिशन कंपाउंड है इट वाज हैविंग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर। तो कराओगे मुझे पूरा ये कॉर्डिशन कंपाउंड का फॉर्मूला क्या लिखूं, है ना। प्लेटिनम तो आएगा इनसाइड Na3, सारे के सारे Na3 मैंने घुमा दिए इनसाइड ही, है ना, सारे के सारे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल था तो ये 6 के 6 तो अंदर ही आ गए। अगर 6 के 6 अंदर आ गए तो बाहर Cl, प्लेटिनम Cl4, 6 क्या था Na3। क्लियर। अब मैंने आपको टिप यहाँ पर क्या दिया कि जो मेरा सफियर है वो क्या था टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अमोनिया कितने ले रखे 6, यही कोऑर्डिनेशन सफियर को सेटिस्फाई कर देंगे, इसलिए 6 के 6 अंदर आ गए। क्लियर। अब इसको अगर ब्रेकअप करूँ तो मुझे क्या क्या मिलेगा, ये ना ये था केस, जब मैं तुम बच्चों को कई साल पहले पढ़ाता था ना, घर से इनके ऑक्सीडेशन स्टेट याद करके आता था कि सफियर पे क्या लिखना है, इसलिए तुम लोगों को आदत डाली अगर मेरे जैसा हाल है तो तुम लोग क्या करो, इसको तोड़ो। Cl कितने मिलेंगे 4, अगर Cl मिलेंगे 4 तो Cl नेगेटिव क्या मिलेगा 4, तो मुझे दूसरे का है भी रट्टा लगाने की भी जरूरत, क्या मिल जाएगा +1, प्लेटिनम Na3 6, ये आ गया +4, और कितने हैं टोटल जनरेट हो गए 1 और 4, 1 और 4 टोटल क्या हो गए 5। अब कुछ क्लियर हुआ कैसे स्ट्रक्चर कर रहा था प्रिडिक्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, आपको टिप दे दिया, मैं मिक्स फिर इन्हीं को कर रहा हूँ, प्लेटिनम Cl4 और साथ में किसको मिक्स कर रहा हूँ Na3। क्लियर। इस बार आपको टिप क्या दे दिया, 2 Cl प्लेट ड्यूल करेक्टर, 2 Cl प्लेट ड्यूल करेक्टर। अगर 2 Cl प्लेट ड्यूल करेक्टर, जैसे मैं अगर यहाँ पर पहले आप चला जाऊँ तो यहाँ पर प्लेटिनम, क्लियर, प्लेटिनम और ये था 2 Cl प्ले कर रहे हैं ड्यूल करेक्टर। अगर 2 Cl है 2 Cl आ गए अंदर और 2 Cl क्या चले गए बाहर। क्लियर। और यहाँ पर NH3, ये लास्ट में पढ़ा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी से बनाता जा रहा था, नहीं तो मुझसे पूछ लेना लास्ट में पढ़ा जा रहा है। प्लेटिनम Cl ट्वाइस और Na3 क्या दिया 4। क्लियर। तो अब आदित्य मुझे तोड़वाएगा, तोड़ने में नहीं आते, आयंस क्या मिलेंगे इससे, ये टूटेगा तो आयंस क्या देगा, है ना, गुड। एक तो मिलेगा ट्वाइस Cl नेगेटिव, साथ में क्या मिलेगा प्लेटिनम Cl ट्वाइस, Na3 क्या था 4, और इसमें 4 घूम फिर क्या रहेगा +2। सबको क्लियर हो गया कि नहीं। क्लियर। तो इस बार टोटल नंबर ऑफ आयन जनरेटेड, क्लियर। इस बार एक आपको और ये देखा टेबल में बीच बीच में से पूरा करता जा रहा था, यानी स्टार्टिंग में पक्का है मुझे क्या देना पड़ेगा प्लेटिनम Cl4 और यहाँ पे साथ में क्या करने पड़ेंगे मेरे पास 4 NH3। अब क्लियर हो गया। पेपर में पता नहीं कौन सी चीज़ देकर आपको क्या कंसेप्ट पूछ रहे हैं। अब एक नेक्स्ट का बता प्रोजेक्ट, अब मुझे क्या करा इनमें यहाँ पे दे दिया Cl का कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं आता, Cl कंफर्मेटरी टेस्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड। ये तब कौन सा स्ट्रक्चर बनाऊँ, Cl का कंफर्मेटरी टेस्ट ही नहीं मिला। अगर देखो एक ने टेस्ट की, अगर सब Cl का कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं मिल रहा मीन्स कोई Cl प्रेसिडेंट नहीं कर रहा, यानी कोई आयनिक फॉर्म में नहीं है। अगर कोई आयनिक फॉर्म में नहीं है तो पक्का है प्लेटिनम में तो अंदर रहना है, यानी सारे के सारे Cl अंदर ही कर दिए। क्योंकि मैंने अब आपको टिप क्या दिया था
नो कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ CL इज ऑब्टेन्ड। जब कंफर्मेटरी टेस्ट CL का नहीं आ रहा, ये सारे के सारे CL क्या रह गए, इनसाइड। अगर इनसाइड है तो अब मेरे पास NH3 कितना घूम जाएगा, ट्वाइस, और आइंस जनरेटेड रहेगा इस बार 0। और ये अब अगर टूटेगा तो क्या देगा, इसने टूटना ही नहीं है, क्लियर। और इसके लिए कॉम्पोजिशन क्या थी, प्लैटिनम Cl4 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो अब मुझे कौन रहेगा, चल आदेश अब आप कराना। मैंने आपको यहाँ पर दे दिया नेक्स्ट केस में 3Cl प्लेट ड्यूल करेक्टर। तो टेबल पूरा करा दो मुझे, कहाँ पे पकड़ूँ मैं, 3Cl प्लेट ड्यूल करेक्टर। नंबर ऑफ आयंस तो 2 तो चलो गुड, अगर ऐसे पकड़ा गुड, क्योंकि 3 थे CL, 3 CL कह रहा था ड्यूल करेक्टर है, तो मीन्स 3 अंदर है और 1 CL क्या था बाहर, गुड। तो चल इसी टिप को अगर पकड़ कर चले, 1 CL बाहर है और 3 CL के आगे इनसाइड। ये जो आपने इसमें देखा, जो तुम लोग टिप बोलते हो मैं उसी को पकड़ के चल देता हूँ। आपने मुझे टिप दिया 2 आइंस मिलेंगे, तो CL आ गया। अब यहाँ पर अमोनिया कितने शो करोगे, थ्राइस। अगर थ्राइस किया, यहाँ पर PtCl4 साथ में आ गए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, और इसने आइंस कितने दे दिया, टोटल 2। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, Cl नेगेटिव, साथ में क्या आ गया, प्लैटिनम Cl थ्राइस और NH3 थ्राइस। अब कुछ क्लियर हुआ पूरा वार्नर सीरीज का कंसेप्ट के नहीं, हाँ जी सबको क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब अगर क्लियर है तो अब इसे आप पूरा करा दो टेबल को, जो बीच में एक रह गया कि अब मुझे कितने आयन मिलेंगे, 4। अगर 4 मिलेंगे तो Cl पक्का बाहर कितने रखने पड़ेंगे, 3। तो यहाँ पर प्लैटिनम, यहाँ पर Cl, यहाँ पर NH3 क्या आ गया 5। तो प्लैटिनम Cl4 और 5 NH3 आयंस 4, ये Cl नेगेटिव। और ये मेरे पास अब क्या होंगे, प्लैटिनम Cl और NH3 5। अब तो टेबल हुआ कंप्लीट। अब बताओ सबको क्लियर हुई बात में, फिर मैं प्लैटिनम Cl NH3 5 ऊपर चार्ज आ गया +3 और 3 Cl नेगेटिव आगे 4 आइंस। तो अब टेबल अब तो कर सकते हो, देखो कितने क्वेश्चन घुमाए आपके साथ, कभी ड्यूल कैरेक्टर, कभी आयंस जनरेटेड, कभी आयंस की रेशो, कभी मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस, कभी लीस्ट नंबर ऑफ आयंस, पता नहीं कितने क्वेश्चन बनेंगे। और तुम लोग अगर उठाओगे ना कॉम्पिटिशन की बुक्स 2-3 साल से, कभी इनका कॉम्पिटिशन का नॉमेनक्लेचर या फिर आपको ऐसे इन्हीं के केसेस आए, ये या तो नॉमेनक्लेचर प्रिडिक्ट करो या फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स प्रिडिक्शंस। अब बताओ सबको क्लियर हुआ यहाँ तक। तो यहाँ तक करते करते हमारे 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए। पहला सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर की, सेकंड लेक्चर में पूरा नॉमेनक्लेचर आ गया, नॉमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और थर्ड आज एक चीज़ पकड़ी, कौन सी, वार्नर थ्योरी क्लियर। और नेक्स्ट लेक्चर फिर इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आ जाएगा हमारा आइसोमेरिज्म के लिए। कुछ समझ आया यहाँ तक। अभी ना देखा, अगर मैं आइसोमेरिज्म शुरू कर देता हूँ, एक तो टॉपिक बड़ा है, वो खत्म भी नहीं होगा बीच में, तो बीच में रह जाएगा ना इधर का ना उधर का। मैंने लास्ट में जो किया था नॉमिनक्लेचर स्टार्ट सारा रिपीट करना पड़ा, तो नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। तो नोट्स तो मैं ला दूँगा, एक आध लेक्चर होने दे, ला दूँगा। अब तो क्लियर हुआ ना, तो सबको अगर आपको डाउट हाँ भी शो पक्का, चलो भागो करो एक नेक्स्ट टाइम।